लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वल्लभ भाई पटेल भारत के आज़ादी आंदोलन का एक ऐसा नाम जो गांधी से प्रेरित होकर राजनीति में तो आए, लेकिन गांधी से मतभेदों के बावजूद वे राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे रहे, जिनके लिए राष्ट्र हमेशा से ही सर्वोपरि था। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अद्भुत भूमिका अदा की। भारत के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप का अधिकांश श्रेय उन्हें ही जाता है। उन्होंने आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। इन्हीं वजह से उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। आप भी जानें कि आखिर कौन सी चीजें उन्हें सामान्य से विशेष बनाती हैं और एक आम भारतीय व छात्र उनसे क्या सीखते हुए आगे बढ़ सकता है। जो पहला इम्पोर्टेंट लेसन हमें उनसे मिलता है वो ये है, जमीन से जुड़े रहना। ऐसा अक्सर होता है कि लोगों को थोड़ी सी सफलता और प्रसिद्ध मिलते ही लोगों के भाव नहीं मिलते। बचपन के दिनों में वे अपने पिता के साथ खेत में काम करते थे। खुद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वे हमेशा ही देश की आम जनता के सुख दुख में भागीदार रहे। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है उनसे वो ये है, राष्ट्र को हमेशा रखा आगे। महात्मा गांधी के नेहरू के प्रति जाहिर लगाव के बावजूद किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य ने साल 1946 में उनका नाम नहीं प्रस्तावित किया। दूसरी ओर सरदार पटेल का नाम पूरे बहुमत के साथ प्रस्तावित किया गया। नेहरू को किसी के मातहत काम करने में आपत्ति थी। गांधी को लगा कि ऐसे में कांग्रेस टूट ना जाए, अंग्रेजों को एक और बहाना मिल जाएगा। सरदार पटेल ने गांधी के सम्मान में अपना नामांकन वापस ले लिया। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है वो ये है, सच्ची मित्रता। साल 1930 में गुजरात में प्लेग फैला तो वे लोगों की सलाह को दरकिनार करते हुए अपने पीड़ित मित्र की सेवा में लग गए। परिणाम स्वरूप वे भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। ठीक ना होने तक एक मंदिर में रहे। नंबर 4 इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है उनसे वो है उनकी लाजवाब दूरदृष्टि। उन्होंने साल 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू को पत्र लिखकर चीन से आगाह रहने की सलाह दी थी। दुर्भाग्य से पंडित नेहरू इस खतरे को भांप नहीं पाए। भारत को साल 1962 में युद्ध का सामना करना पड़ा। नंबर 5 जो इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है उनसे वो ये है, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण। साल 1909 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब उन्हें यह खबर मिली तब वे कोर्ट से जिरह कर रहे थे। खबर पर प्रतिक्रिया देने के बजाय वे अपने काम में लगे रहे। 2 घंटे की जिरह के बाद उन्होंने यह खबर दूसरों से साझा की। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने? क्या उस समय पीएम पद के लिए नेहरू से बेहतर सरदार पटेल थे? अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती। क्या सरदार पटेल जी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? उस समय महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री चुने जाने में कोई भूमिका थी? ऐसे कई सवाल हैं जो कई दशकों से लोगों के मन में हैं और अक्सर अलग अलग मौके पर उठते हैं। 1947 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया था कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता। वही आज़ादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई बिल्कुल अंतिम चरण में ही है। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत में 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस कैबिनेट मिशन को इस तरीके से समझा जा सकता है कि यह आज़ादी के बाद के सरकार की रूपरेखा था। अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वे भारतीय नेताओं से मिलकर इस दिशा में बातचीत करें। इस तरह से देश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा बनी तय हुई। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनता प्रधानमंत्री। इसके तहत देश में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बननी थी। अंग्रेज वायसराय को इसका अध्यक्ष होना था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। उस समय
ये भी लगभग तय था कि वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस समय यह पूरी चर्चा और कवायद चल रही थी, उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1940 से ही अब्दुल कलाम जी इस पद पर बने हुए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि अब्दुल कलाम आज़ाद यह पद छोड़ें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। आखिरकार गांधी का दबाव काम आया और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी, आचार्य JB कृपलानी जी समेत अन्य दिग्गज नेता शामिल हुए। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी करती थी। खास बात थी कि किसी भी प्रांतीय कमेटी ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव नहीं लिया था। कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी में से 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में थी। इसकी वजह थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की संगठन पर पकड़ काफ़ी मजबूत थी। उस समय 3 कमेटियों ने JB कृपलानी जी और P सीतारामैया का नाम प्रस्तावित किया था। इससे एक बात तो साफ थी कि बहुमत पटेल जी के पक्ष में था। हालांकि उस समय तक एक बात तो साफ हो चुकी थी कि महात्मा गांधी प्रधानमंत्री पद पर जवाहरलाल नेहरू को देखना चाहते थे। महात्मा गांधी ने जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ने को कहा था, उस समय भी यह बात कही थी। बताया जाता है कि कांग्रेस की बैठक से पहले महात्मा गांधी जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी को पत्र में लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही प्राथमिकता दूंगा। मेरे पास इसकी कई वजह है, अभी उसकी चर्चा क्यों की जाए। महात्मा गांधी के इस रुख के बावजूद नेहरू के नाम पर सहमति नहीं बनी। अंत में आचार्य कृपलानी जी को यह कहना पड़ा कि मैं बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। इस बात के साथ ही उन्होंने एक कागज़ पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखकर आगे बढ़ा दिया। कार्य समिति के कई सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर किए। इस कागज़ पर सरदार पटेल जी ने भी हस्ताक्षर किए। बैठक में महासचिव JB कृपलानी ने एक और कागज़ पर सरदार पटेल से उम्मीदवार वापस लेने का जिक्र किया। बैठक में JB कृपलानी ने सरदार पटेल से स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि वो अपनी उम्मीदवारों वापस लें और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनने दें। अंतिम तौर फैसला महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी ने नेहरू के नाम वाला कागज़ सरदार पटेल की तरफ हस्ताक्षर करने के लिए बढ़ा दिया। महात्मा गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए सरदार पटेल जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल ए लाइफ में लिखा कि कोई और वजह हो ना हो, लेकिन इससे पटेल आहत जरूर हुए होंगे। वही कार्य समिति की बैठक में नेहरू के पक्ष में समर्थन नहीं होने का सवाल पूछने और उम्मीदवारी वापस लेने की बात से पटेल की चोट पर मलहम जरूर लगी होगी। दरअसल महात्मा गांधी को लगा था कि पंडित नेहरू के चुने जाने के बाद भी देश को सरदार पटेल की सेवाएं मिलती रहेंगी, जबकि पटेल के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नेहरू उनके नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। हालांकि सरदार पटेल भी इस बात को मानते थे कि जवाहरलाल नेहरू लोकप्रियता के मामले में उनसे कहीं आगे थे। महात्मा गांधी ने उस समय के पत्रकार दुर्गादास को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। गांधी जी को लगता था कि नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस तरह से नेहरू के प्रधानमंत्री बनने की राह महात्मा गांधी की वजह से खुली थी। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। पटेल जी के पास आज़ाद भारत के गृह मंत्रालय का भी जिम्मेदारी दिया गया था। उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार था। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रांतिकारी लोगों के बारे में समझने के लिए थिंक बिग माइंडसेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।